हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले PT 365 जो कि हमारी पॉलिटी की है और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए स्पेसिफिकली ये बनाया गया है। इसमें अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। इससे पहले फर्स्ट टॉपिक के अंदर जितनी आर्टिकल थी वो कंप्लीट हो चुकी है इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले देखने वाले हैं क्योंकि हमारे यहाँ न्यू प्रेसिडेंट चुन कर आई है तो इसलिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टॉपिक को फिर से रिवाइज करना बनता ही है। एंड देन यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लोकपाल, लोकायुक्त, ये दोनों न्यूज़ में है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में डिटेल में देखेंगे। एंड देन यहाँ पे NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में। देन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड पेशा और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट जो लॉज होंगे उसे भी हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इससे पहले अगर आप लोग को प्रीलिम्स 2023 के लिए विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है, क्योंकि विजन आइज के अगर आप लोग PT 365 पढ़ रहे हो तो आई सजेस्ट कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी इसका ज़रूर सॉल्व कीजिए। तो टेस्ट सीरीज़ अगर सॉल्व करना चाहते हैं साथ ही साथ पूरे फुल वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ये सारी फैसिलिटी अगर आप लोग चाहते हो तो टोटल 30 टेस्ट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके लिए आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी में आप लोग को मेल करके फर्दर जो भी यहाँ पे इसके बारे में कोई भी क्वेरीज है तो वो आप पता कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में इस क्यों है, क्योंकि 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्ट होकर आई है। अब यहाँ पे आपको जितने भी आर्टिकल्स मैं पढ़ा रही हूँ इस PT 365 के अंतर्गत उसको ज़रूर याद कर लेना। ये मैं बार बार आप लोग को रिपीटेडली कह रही हूँ। तो आर्टिकल 62 सब क्लॉज 1 है हमारे संविधान में, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो यहाँ पे वैकेंसी फिल करने के लिए होती है और जो टेन्योर है प्रेसिडेंट की वो 5 इयर्स होती है। तो 5 इयर्स जब कंप्लीट होने वाली रहेगा तो उससे 6 महीना पहले ही यहाँ पे जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करा लेनी है और ये पता कर लेना है कि नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो कौन आने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो आर्टिकल 62 के तहत ये बातें कही गई है कि जब टर्म ऑफ ऑफिस किसी प्रेसिडेंट की, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनकी अगर यहाँ पे एक्सपायर होने वाली है तो उससे पहले ही जो है यहाँ पे इलेक्शन हो जाना चाहिए। अब समझते हैं कि इलेक्शन होता कैसे है। फाइन, तो इलेक्शन प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज कहने का मतलब है कि यहाँ पे वो सारे मेंबर रहेंगे जो कि वोट देंगे। तो वोट देने में आप देखो कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स दोनों हाउसेस के होते हैं, अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आप देखोगे कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जो कि दोनों हाउसेस के रहेंगे और इलेक्टेड मेंबर यानी कि MLA के, यानी कि जो स्टेट के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो होंगे और दिल्ली और पौडुचेरी के होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्शन से बाहर रहते हैं। तो इलेक्शन से बाहर कौन कौन रहेंगे? तो नॉमिनेटेड मेंबर क्योंकि प्रेसिडेंट उनको खुद नॉमिनेट करके लाते हैं तो इसलिए उनको यहाँ पे अधिकार नहीं है कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही उनको वोट दो। तो इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर को बाहर रखा जाता है। ठीक है, तो नॉमिनेटेड मेंबर आपके राज्यसभा, लोकसभा, असेंबली और जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको यहाँ पे अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पे वोट देंगे। तो यहाँ पे MLA के जो मेंबर होते हैं वो तो देते ही लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर तक यहाँ पे चाहे वो इलेक्टेड हो कोई भी हो वो यहाँ पे नहीं देते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, इलेक्शन जो यहाँ पे किया जाता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो वोटिंग होती है वो बहुत अलग तरीके से होती है। मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट है जो कि यहाँ पे खड़े हैं इलेक्शन के लिए। तो 4 कैंडिडेट में A, B, C, D है। ओके, और सब ने अपना वोट दिया। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाता है। मान लीजिए कि A को यहाँ पे 4 वोट मिले, B को यहाँ पे 3 वोट मिला और C को यहाँ पे 2 और D को 1। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे कम जो है उसको एलिमिनेट करते जाना है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेकंड है और 1 है। सॉरी, फिर से यहाँ पे देख लीजिए A, B, C और D। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रही थी ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो सबसे लास्ट में कौन है? C और D है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखा जाएगा क्योंकि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, पहले D एलिमिनेट हो जाएगा, फिर C एलिमिनेट हो जाएगा, फिर थर्ड राउंड में B एलिमिनेट हो जाएंगे एंड फोर्थ राउंड में जिसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोट मिलता है वो रह जाएंगे और उनको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से यहाँ पे जो है आप देखोगे कि इलेक्शन होता है। विनिंग कैंडिडेट को यहाँ पे रिक्वायर्ड कोटा ऑफ वोट्स को सिक्योर करना ज़रूरी है। जब वो रिक्वायर्ड कोटा ऑफ वोट्स को सिक्योर कर लेंगे तब उनको हम लोग यहाँ पे इलेक्टेड डिक्लेयर कर देते हैं। इट मीन्स कि 50% वैलिड वोट्स पोल्ड +1 यहाँ पे।
एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम लोग बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत तरीके की बातें होती है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में हमने पढ़ा है कि आप देखते हो कि कोई मेंबर जो है एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में तुरंत ज्वाइन कर जाते हैं, तो इस तरीके का जो यहाँ पे काम होता है उसको यहाँ पे बाहर रखा गया है। साथ ही एक और आर्टिकल है आर्टिकल 324 जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है वो कंडक्ट कराने का किन के ऊपर अधिकार है, तो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि जिनको यहाँ पे आर्टिकल 324 में अधिकार पावर दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से आपको एक एक बात यहाँ पे याद रखनी है क्योंकि इलेक्शन जो प्रेसिडेंट की है वो काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देख लेते हैं कितने वोट, किसके किसके वोट के क्या वैल्यू होते हैं। अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखें तो ये नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स से ही के ऊपर बेस्ड होता है। जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, यानी कि स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके कितने इलेक्टेड मेंबर है और उनका कितना नंबर है उसके ऊपर ही बेस्ड होता है। साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड होता है, वो दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो इनका भी। साथ ही वैल्यू ऑफ वोट्स की बात करें तो ये फिक्स रहता है, जैसे कि आप देखो कि 708 है सिंस 1997 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो वैल्यू ऑफ वोट्स जो है वो इतना ही रहेगा। साथ ही 2022 में अगर प्रेसिडेंशियल पोल देखें तो वैल्यू ऑफ वोट जो एमपी का है वो 700 हो गया। इट मीन्स कि 708 तो एक नॉमिनल है कि इतना तो वोट होना ही चाहिए तभी यहाँ पे कोई कैंडिडेट जीत पाएगा, लेकिन अब ये रिड्यूस होके 700 हो गया इस बार की पोल में, क्योंकि आप देखो कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी एब्सेंस है क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। फाइन, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। बहुत सारे आर्टिकल्स है जो कि इसमें आप देखोगे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, जैसे कि आर्टिकल 52 है। यहाँ पे रखा गया है कि हमारे देश में अगर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो वो किस आर्टिकल के तहत डिक्लेयर है, तो आर्टिकल 52। वहीं अगर आर्टिकल 54 की बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया है और इलेक्शन जो होगा वो इलेक्टोरल कॉलेज से ही होगा। 55 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है। इट मीन्स कि जो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है डिफरेंट स्टेट्स में उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें आर्टिकल 55 के तहत कहा गया है। 56 में बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर्स का टर्म है। ओके, 57 में क्या है, एलिजिबिलिटी है कि अगर एक प्रेसिडेंट एक बार जीत के आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा हमारे देश में प्रेसिडेंट नहीं बन सकते या फिर इलेक्शन नहीं यहाँ पे कंडक्ट कर सकते, तो वो री इलेक्शन के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल है। आर्टिकल 58 की बात करें तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाता है कि प्रेसिडेंट कौन होंगे जिनको हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वालिफाई करेंगे, तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। साथ ही इनका एज जो है एटलीस्ट 35 ईयर्स होना चाहिए और ये क्वालिफाइड हो। इट मीन्स कि हाउस ऑफ जो पीपल है, लोकसभा, इनके मेंबर बनने के लिए ये इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड हो, तो वैसे लोग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब आर्टिकल 62 है। 62 की बात करें तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि एक इलेक्शन जो कि यहाँ पे कंडक्ट कराना है वैकेंसी फिल करने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो एक्सपायर हो रहा है, तो यहाँ इससे पहले एक्सपायर होने से पहले यहाँ पे वैकेंसी जो है वो फिल कर देना है। तो ये चीज़ें आपकी आर्टिकल 62 के तहत कही गई है। तो इतने जो आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल्स है टोटल। सो दिस 7 आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो 52 से लेकर हम लोग देखें तो ये 58 है और फिर 62 है। फाइन, अब यहाँ पे इसी के साथ हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की भी बात देख लेते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, जगदीप धनखड़ अभी ये इलेक्ट हुए हैं इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ तो ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो कि आर्टिकल कौन से है, तो 63 है। ठीक है, 62 तक हमने पढ़ा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में बात की जा रही है। तो प्रेसिडेंट के बाद सीधे आपको वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे आर्टिकल दिखेगा जो कि यहाँ पे 63 है। अब ये जो इलेक्ट होकर आते हैं इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है वो डायरेक्ट होती है। ठीक है, डायरेक्ट होती है नहीं, वो डायरेक्ट नहीं होती है। देखिए, जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्शन होती है, चीफ मिनिस्टर की स्टेट में जो इलेक्शन होती है, ये सब डायरेक्ट होती है। यहाँ पे आप देखो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इसलिए होता है क्योंकि कोई भी आप देखते हो जनरल इलेक्शन होता है उसमें बहुत टाइम लगता है। एक तो आप देखो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है 3 मंथ्स पहले, तो उसमें आप लोग देखो कि बहुत सारे स्कीम्स जो है वो काम जो है वो बाधित हो जाते हैं। और साथ ही साथ आप देखो कि बहुत जो मनी है वो ह्यूज मनी का इनफ्लोज आउटफ्लोज होता है। साथ ही एनर्जी, टाइम, हर किसी को छुट्टी लेके वोट देने के लिए आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हर एक चीज़ को सेव करने के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से होती है।
साथ ही जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर है इसमें आप देखो कि कौन कौन होते हैं, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि इलेक्शन यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सेम होता है जैसे हम लोग जो है प्रेसिडेंट की भी देखते हैं। और ये जो वोट की जाती है इस तरीके के इलेक्शन में, ये सीक्रेट बैलेट के बेसिस पे होता है। इट मीन्स कि हर कोई अपने पर्चे पे उनका नाम लिखेगा और ये सीक्रेट रहेगा, ये नहीं पता चलेगा कि कौन से मेंबर जो है पार्लियामेंट के उन्होंने किन को वोट दिया है, ये नहीं पता चलेगा। फाइन। और साथ ही साथ आप देखो कि जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वो होते हैं जो कि यहाँ पे जो भी मीन्स वाइस प्रेसिडेंट जो भी बनेंगे ना, तो उनको मतलब कि जैसे कि वो वाइस प्रेसिडेंट का जैसे ही उनको चेयर मिला, उसी के साथ उनको एक फ्री में चेयर मिल जाता है राज्यसभा के एक्स चेयरमैन का, ठीक है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का। तो एक्स ऑफिसियो कहने का मतलब है कि ये इस पोस्ट के लिए वो सैलरी वगैरह नहीं लेते हैं, बस वो जब वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे तो ऑटोमेटिक उनको जो है राज्यसभा के चेयरमैन कहा जाएगा। फाइन। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनको अगर देखें तो एम्पावर किया गया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के तहत, कि वो यहाँ पे किसी भी मेंबर को डायरेक्ट कर सकते हैं जिनकी कंडक्ट यहाँ पे ऐसी लगती है कि हाँ ठीक है, इमीडिएटली उनको जो है हाउस से डिसऑर्डरली विड्रॉ करना है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे जो है वो अपना ओपिनियन लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनको यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के तहत जो है वो एम्पावर्ड किया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 63 से स्टार्ट करें तो 63 से 68 तक है। 63 यानी कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। 64 इट मीन्स कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, अगर वो हमारे देश में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया जाएगा। 66 है जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं, कि यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज में यहाँ पे मेंबर होंगे दोनों हाउसेस के। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा के ही होंगे, यहाँ पे कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के मेंबर नहीं होते हैं। 67 की बात करूँ तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका यहाँ पे टेन्योर 5 ईयर्स का होगा। 68 की बात करूँ तो एक जो इलेक्शन है यहाँ पे वैकेंसी को फिल करने के लिए, वो यहाँ पे आप देखो कि तभी कर लेना है जब वाइस प्रेसिडेंट की टेन्योर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो कंप्लीट होने से पहले ही उनकी जो वैकेंसी है उसको फिल कर लेना है। ओके, सो दीज आर द आर्टिकल्स जो कि रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट से एंड प्रेसिडेंट से। फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे देखा गया है कि सेंटर का क्लेम है कि प्रेसिडेंट नॉट तमिलनाडु गवर्नर हैज़ एक्सक्लूसिव पावर, कि वो यहाँ पे राजीव गांधी की जो एसेसिनेशन कॉन्विक्ट है उसको डिसाइड कर सके, और कॉन्विक्ट एजी जो यहाँ पे पेरारी वलम प्ली फॉर पार्डन। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम लोग पार्डनिंग पावर देखेंगे। इट मीन्स कि माफ़ करने की भी पावर होती है, जो भी सज़ा यहाँ पे लोगों को दी जाती है, क्रिमिनल को ही दी जाती है या फिर कॉन्विक्टेड पर्सन को ही, तो उनको यहाँ पे पार्डन करने के लिए भी यहाँ पे प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर को यहाँ पे पावर है। तो कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल 155 है, 156 है। इसके तहत गवर्नर जो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं और ऑफिस जो होल्ड करते हैं वो प्रेसिडेंट की जब तक खुशी है तब तक करते हैं, कहते हैं ना ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं गवर्नर फिट नहीं है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किए है, मिसचीफ है, तो उनको क्या है कि उनको उनके पोस्ट से हटा दिया जा सकता है। प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है। फाइन। तो अगर प्लेजर जो है ये विड्रॉन हो जाए तो यहाँ पे 5 ईयर्स के पहले भी गवर्नर को जो है हटा दिया जा सकता है। बल्कि आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है कि किस तरीके से गवर्नर और जो स्टेट है वो पब्लिकली इंगेज्ड होंगे, जहाँ पे उनका जो है ओपिनियन डिफरेंट होगा। जैसे कि आप देखो गवर्नर का हो गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो यहाँ पे ओपिनियन डिफरेंट हो गया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, तो उनको कैसे डील करना है, इस तरीके की बातें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई हैं। अब इसके अलावा हम लोग आते हैं आगे और ये देखते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पे छूट देने का अधिकार है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। अगर आर्टिकल 72 में देखें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। सेम थिंग आर्टिकल 161 में देखोगे तो गवर्नर को ये पावर दी गई है पार्डनिंग पावर का, ठीक है। तो पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमादान प्रदान करने का जो पावर है ये है कि पनिशमेंट और सेंटेंस जो कि हर एक तरीके के अपराध को है अगेंस्ट यूनियन लॉ। अगर यूनियन लॉ अगर हम लोग देखें जितने भी हैं तो उनके अगेंस्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी अपराध किया हुआ है तो उनको पनिशमेंट और सेंटेंस मिलेगा, या फिर मिलिट्री कोर्ट मार्शल के द्वारा भी यहाँ पे पनिशमेंट और सेंटेंस मिलता है, या फिर सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि डेथ के लिए भी जो सेंटेंस है वो भी यहाँ पे
आप देखो कि माफ़ करने का, अगर किसी को मृत्यु दंड मिलता है तो उसको भी माफ़ करने का अधिकार जो है प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। साथ ही कोर्ट मार्शल से भी यहाँ पे जो भी पनिशमेंट मिला तो उसको भी माफ़ कर सकते हैं, या फिर यूनियन लॉ के अगेंस्ट में कोई भी यहाँ पे आपका जो है पनिशमेंट मिला तो उसको भी माफ़ कर सकते हैं। वहीं अगर सेम थिंग हम लोग देखें कि गवर्नर के पास किस किस तरीके का यहाँ पे पावर है माफ़ करने का, तो यहाँ पे दो आपको अलग देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे सेंटेंस पार्डन कर सकते जो भी कोर्ट मार्शल के द्वारा है। तो प्रेसिडेंट को वैसे आप देखो कि माफ़ करने का, जो क्षमा करने का प्रावधान है या पावर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू गवर्नर। तो गवर्नर के पास ऐसा नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे मार्शल मिलिट्री कोर्ट है इसके द्वारा जो आप देखते हो कि पार्डन यहाँ पे देने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। साथ ही प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा जो अधिकार है, ऐसा जो यहाँ पे पावर है वो गवर्नर के पास नहीं है। गवर्नर सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं और किसी भी डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से डेथ सेंटेंस को क्षमा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट के पास है वो 5 तरीके का है। पार्डन कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया है, इट मीन्स कि कोई भी सज़ा सुनाई गई है तो उसको पूरी तरीके से क्षमा कर देना। कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन कहने का मतलब है कि अगर एक तरीके का कोई पनिशमेंट है तो उसको लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इट मीन्स कि आप देखते हो कि डेथ सेंटेंस को कई बार जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आप देखो 7 ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने कम्यूट किया है। साथ ही रिमीशन है, रिमीशन कहने का मतलब है कि जितना भी साल का यहाँ पे आपको चार्जेस लगा है वो उसको कम करना। जैसे कि अगर 14 ईयर्स का यहाँ पे अब इम्प्रिजनमेंट है तो इसको कम करके 7 ईयर्स कर दो, 5 ईयर्स कर दो, तो इसको कहते हैं रिमीशन। इट मीन्स कि जो यहाँ पे पीरियड ऑफ सेंटेंस है उसको रिड्यूस करना। रिस्पाइट कहने का मतलब है कि एक लेज़र सेंटेंस जो है वो यहाँ पे अवॉर्ड करना, मीन्स लेज़र सेंटेंस कहना ड्यू टू स्पेशल फैक्ट। जैसे आप देखते हो तो ये जो स्पेशल फैक्ट है, मान लीजिए कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है या फिर कोई दिव्यांग है तो उनके लिए यहाँ पे आप देखो कि लेज़र सेंटेंस जो है दिया जाता है कि वो यहाँ पे पूरा टेन्योर अपना जो पूरा उनको पनिशमेंट दिया गया है वो पूरा अपना नहीं कर सकते क्योंकि स्पेशल फैक्ट के कारण, तो फिर उनको यहाँ पे रिस्पाइट प्रदान किया जाता है। रिप्राइव में क्या होता है कि स्टे लगा देना, वो भी टेम्प्रेरी पीरियड में। बेसिकली आप देखते हो कि जो डेथ सेंटेंस किसी को दिया जाता है तो वो स्टे ऑर्डर लेकर आते हैं, या फिर सरकार के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा भी स्टे लगा दिया जाता है कि अभी नहीं, यहाँ पे जो है इनका डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली डेथ सेंटेंस में भी है, या फिर आप देखते हो कि यहाँ पे अगर पनिशमेंट भी दिया गया है तो उस पर स्टे लग जाता है, तो स्टे लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे रिप्राइव कहते हैं। तो ये 5 तरीके के पार्डन हैं जो कि प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर को भी यहाँ पे सेम है, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन करना कोई भी पनिशमेंट का, और सस्पेंड, रिमीट, कम्यूट करना है कोई भी सेंटेंस जो कि किसी भी इंसान को दिया गया है, कोई भी ऑफेंस अगर वो स्टेट लॉ के अगेंस्ट में करते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिफरेंस है कि गवर्नर कहाँ पे अपने पार्डनिंग पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ प्रेसिडेंट कर सकते। एक तो मार्शल कोर्ट के द्वारा कोई पनिशमेंट दिया गया है तो भी उसमें छूट दे सकते हैं, क्षमा प्रदान कर सकते हैं प्रेसिडेंट। दूसरा है कि डेथ सेंटेंस जो यहाँ पे दिया जाता है कोर्ट के द्वारा तो उसको भी क्षमादान कर सकते हैं। फाइन, बाकी तो इतना आप समझ गए। नेक्स्ट आते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो अभी क्या हुआ है कि केरल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा यहाँ पे केरल लोकायुक्त बिल 2022 पास किया गया है। अब इसी के आलोक में देख लेते हैं 1966 में जो लोकपाल और लोकायुक्त है, ये 2 वर्ड यहाँ पे LM सिंघवी के द्वारा पहली बार यहाँ पे कहा गया था। 2014 में क्या है कि सेंट्रल लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 जो है ये नोटिफाइड किया गया। इसमें क्या है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी को इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया कि लोकपाल जो है वो यूनियन में होनी चाहिए और लोकायुक्त जो है वो स्टेट में होना चाहिए। इसका एम यही था कि कोई भी करप्शन अगर यहाँ पे पब्लिक फंक्शनरीज़ के अगेंस्ट में हो रहा है तो उसमें कोई भी आरोप लग रहा है तो उसकी इंक्वायरी कर सके। तो इंक्वायरी करने के लिए आप देखो कि इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, ट्रायल हो, ये सब कोर्ट का काम होता है। तो कोर्ट के पास ना जाकर नीचे स्तर पर ही काम हो जाए, इसलिए लोकपाल और लोकायुक्त का यहाँ पे गठन करने की बात की गई। लोकायुक्त की बात करें तो यहाँ पे स्टेट इक्विवेलेंट है सेंट्रल लोकपाल के। कुछ जो स्टेट है उनमें ऑलरेडी लोकायुक्त है, जैसे महाराष्ट्र में 1971 में आया, केरल में 1999 में आया। अब ये कहा जा रहा है कि लोकायुक्त को होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करना है और पब्लिक सर्वेंट में भी इसको अप्लाई करना है, चाहे वो इंडिया में रहे या इंडिया के बाहर रहे। अब ये जो कानून 2013 का निकल कर आया था, अन्ना हजारे जो कि आप लोग सबको ही जानते होंगे, उनके काफ़ी कड़ी तपस्या और उनके काफ़ी लंबे समय तक फास्ट रखने का ये एक रिज़ल्ट है कि इस बिल को पास किया गया। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन में अगर हम लोग देखें तो लोकपाल में कौन कौन है, चेयरमैन होंगे और 8% से कम नहीं होंगे। उसमें भी आप देखो 50% जो है जुडिशियल मेंबर होंगे और 50% वैसे लोग होंगे जो कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और वीमेन कम्युनिटी से निकल कर आते हैं।
तो ये भी चीज़ समझ गए। टेन्योर ऑफ ऑफिस की बात करें तो चेयरपर्सन है और मेंबर ऑफ लोकपाल है, जो कि यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा, या फिर जब तक उनका साल 70 साल ना हो जाए, जो भी पहले हो जाए उस हिसाब से उनको यहाँ पे रिटायरमेंट दिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो चेयरमैन और जो लोकपाल मेंबर हैं वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे आप देखो सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के ही बेसिस पे। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे, तो यहाँ पे जो लोकपाल के मेंबर और चेयरमैन को सेलेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। साथ ही लोकसभा के स्पीकर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और कुछ एमिनेंट यहाँ पे जूरिस्ट होंगे। ठीक है, अगर लोकपाल एक्ट 2013 के हिसाब से देखें तो ये कहा गया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उनको भी एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए कि कौन यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि लोकपाल के चेयरमैन बने और मेंबर बने। तो ऐसा लिस्ट भी यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। अब कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर कुछ यहाँ पे पता चल जाता है करप्शन का, तो करप्शन के जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट करने का पावर किसके हाथ में है। तो ये आप देखो कि ये जो कॉन्फिस्केशन होगा प्रॉपर्टी का, ये एक्वायर्ड किया जाएगा बाय करप्ट, और जो प्रोसिक्यूशन है वो पेंडिंग रहा। टाइमलाइन अगर हम लोग देखें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का कितना टाइमलाइन है, तो 60 डे कहा गया है। किसी भी केस को इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे 60 डे दिया गया है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई के द्वारा किया जाएगा इस केस में। और सीबीआई जो भी केस को इन्वेस्टिगेशन करेगी उनका रिपोर्ट उनको 6 मंथ्स में जो है वो सबमिट करना है। ठीक है, पावर अगर देखें विद रिस्पेक्ट टू सीबीआई, तो पावर जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन का है ओवर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि सीबीआई वगैरह है, तो वो यहाँ पे लोकपाल के द्वारा ही रेफर किया जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिसर देखें जो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग केस में है, तो ये लोकपाल के द्वारा रेफर किया जाएगा और लोकपाल से पहले अप्रूवल भी लेना होगा। लोकायुक्त की बात करते हैं स्टेट में, तो इनका भी जुरिस्डिक्शन है ओवर चीफ मिनिस्टर, एमएलएज हो गया, सारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, कुछ सर्टेन यहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज़ होंगे। ठीक है, रिमूवल की अगर हम लोग बात करें, जैसे लोकपाल के चेयरमैन हैं और जो मेंबर हैं उनको यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जाएगा, लेकिन हाँ सिलेक्शन कमेटी के यहाँ पे इंक्वायरी के बाद ही। जैसे आप देखो कि एक पिटीशन को यहाँ पे साइन किया जाएगा एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, तब उनको यहाँ पे रिमूव किया जाएगा। ओके, तो रिमूव करने का भी जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दिया गया है। लोकपाल की जुरिस्डिक्शन की बात करें तो लोकपाल का जुरिस्डिक्शन आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी करप्शन का चार्ज अगर लगा तो इसका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो है लोकपाल ही करेंगे। साथ ही आप देखो मिनिस्टर हो गया, एमपी, ग्रुप ए, बी, सी, डी ऑफिसर्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स है। इट मीन्स कि ये किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है, दया कर दिए जजेस में और जो है प्रेसिडेंट में। साथ ही कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट और बॉडी जो कि एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर वो 10 लाख से ज़्यादा उनको मिल रहा है तो उसके ऊपर भी लोकपाल की नज़र रहेगी। तो इसलिए ये चीज़ आप मान के चलो कि लोकपाल की नज़र में सारे लोगों को रखा गया है, बस जजेस की कैटेगरी और साथ ही साथ प्रेसिडेंट को बाहर रखा गया है। फाइन, तो ये पूरी बात रही लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पहली बार ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का है वो अभी हुआ है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो हाउस कमेटी के मेंबर है उनकी टेन्योर को बढ़ाना चाहिए। अब देख लेते हैं बातें। देखिए मेन एक्टिविटीज़ अगर हम लोग राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट का देखें तो सबसे पहले है कि यहाँ पे प्रोवाइड करना सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और सपोर्ट, साथ ही यहाँ पे सर्विस करना पार्लियामेंट्री कमेटी का, पब्लिश करना जो भी रिकॉर्ड है तो डे टू डे प्रोसीडिंग के हिसाब से उसको पब्लिश करना है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बेसिक समझते हैं। देखिए ये एक पैनल होता है जिसमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं जिनको यहाँ पे अपॉइंट या फिर इलेक्ट किया जाता है हाउसेस के द्वारा या फिर नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, और जो कि डायरेक्टली आप देखो कि स्पीकर के डायरेक्शन के अंदर ही ये काम करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से निकल कर आए। साथ ही इनकी अथॉरिटी आप देख सकते हो आर्टिकल 105 के तहत है, जो कि यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो भी प्रिविलेजेस है उससे डील होता है। वहीं अगर आर्टिकल 118 देखें तो इसमें भी पार्लियामेंट अथॉरिटी जो है उनको यहाँ पे दिया गया है कि कुछ रूल्स बनाइए जिससे कि जो कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस है वो आगे चल सके और प्रोसीजर भी आगे निकल सके। तो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस है ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एमपीज़ को दी गई है और एमएलएज को भी दी गई है। ठीक है, और 118 आर्टिकल है जिसमें कि पार्लियामेंट्री अथॉरिटी दिया गया है कि आप रूल्स वगैरह बना सकते हैं। पार्लियामेंट आप देखो कमेटी जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन देती है ना, तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को मानना ही मानना है, पार्लियामेंट के पास अपना जो है पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो कि ये सारी कमेटी की मेंशन तो की गई है लेकिन डिफरेंट जगह पे। तो सारी चीज़ें जो मैटर करती है वो ये है कि 2 हाउसेस के द्वारा ये सारा काम चलता है। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी में आप देखो 2 तरीके की कमेटी होती है, एक तो स्टैंडिंग कमेटी है, सेकंड है एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है कि परमानेंट है, ये हमेशा रहता है और ये आप देखो टाइम टू टाइम इसको बनाया जाता है। बेसिकली आप देखो कि 1 साल का ही यहाँ पे रहता है।
तो टाइम टू टाइम इसको बनाया जाता है और ये कंटिन्यूस बेसिस पे ये काम भी करते हैं। वहीं अगर हम लोग एडहॉक देखें तो एडहॉक कहने का मतलब है कि टेम्परेरी इन नेचर, जब ज़रूरत होता है तब इसको बनाया जाता है। साथ ही आप देखो कि जब तक यहाँ पे काम रहता है और जब काम कंप्लीट हो जाता है तब ये एडहॉक कमेटी को, ठीक है, ओवर कर दिया जाता है। वही अगर स्टैंडिंग कमेटी की बात कर लेते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी में आप देखो फिनेंशियल कमेटी भी है, कमेटी है जो कि स्क्रूटनाइज करती है, कंट्रोल करती है, कमेटी है जो कि यहाँ पे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, साथ ही कमेटी है जो कि इंक्वायरी करेगी, हाउस कीपिंग कमेटी भी है या फिर सर्विस कमेटी भी है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि स्टैंडिंग कमेटी की ये सारी रहती है बात। ऑब्जेक्टिव देखते कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले कि फाइनेंशियल प्रेसिडेंस जो है उसको इंश्योर करना, साथ ही अपोजिशन को मदद करना कि आप एक अच्छा खासा ग्रेटर रोल प्ले करो जिससे कि कंट्रोल हो सके एग्जीक्यूटिव के ऊपर, साथ ही इंगेज रखना रिलेटिव जो रेलिवेंट जो स्टेक होल्डर्स है, और इंश्योर करना कि डिटेल हो सकता है, डिटेल स्क्रूटनी हो और गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो होल्ड रहे, यानी कि इस तरीके से काम करे जैसे कि हम लोग जो है नॉन पार्टीशन मैनर में काम करें, यानी कि किसी का भी यहाँ पे पक्षपात नहीं करना है इस तरीके से। ओके, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैग की रिपोर्ट आई है जो कंप्लाइंस ऑडिट हुआ है, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट करने की बात की गई है एनआरसी अपडेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एनआरसी की बात करें, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की, तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो कि यहाँ पे आप देखो लीगल इंडियन सिटीजन्स है जो भी इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और लीगल तरीके से रहते हैं, तो उनका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है एनआरसी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो माइग्रेंट्स है, जैसे आप देखो कि दूसरे देशों से भी माइग्रेंट होकर आते हैं लोग, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान से, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान से भी निकल कर आए, तो यानी वैसे लोगों का एक पता चल जाता है कि हम बाहर से कौन कौन आए हैं और एक्चुअली इंडिया के कौन कौन मेंबर है। आज के डेट में आप देखो कि असम एक मात्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एनआरसी है, और पहली बार इसको 1951 में बनाया गया था और अभी फाइनली अपडेट किया गया है 2019 में। एनआरसी देखो आप जो इसको अपडेट किया गया है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बेसिस पे किया जाता है, और सिटीजनशिप जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशुएंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 है उसके बेसिस पे। साथ ही सिटीजनशिप एक्ट के अगर हम लोग सेक्शन 66A देखें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें कहा गया है कि जो भी फॉरेनर्स आसाम में इंटर किए थे 1 जनवरी 1966 से पहले, तो उनके पास पूरा राइट और ऑब्लिगेशन है इंडियन सिटीजन का, यानी कि वैसे व्यक्तियों को हम लोग इंडियन सिटीजन के ही कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे वैसे लोगों को भी रखा गया है जो कि इलेक्टोरल रोल्स में जिनका नाम है, और कब तक, तो 24 मार्च 1971 तक, ठीक है। और इसकी जो ओरिजिन ट्रैक्ट है वो कहा जा रहा है कि आसाम अकॉर्ड 1985 हुआ था, जिससे ये एनआरसी का कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। इस बातों को भी ध्यान रखना है, फाइन। साथ ही साथ अगर हम लोग देखिए, साथ ही देखिए कि कौन कौन से पर्सन है, अगर मान लीजिए कि किसी भी इंसान का नाम जो एनआरसी में नहीं आया, तो एनआरसी में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मान ले कि वो खुद को फॉरेनर डिक्लेयर कर दिए, नहीं। और कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो अपने केस को फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जाकर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, इतने सिटीजन्स हैं हमारे देश में, मे भी किसी का नाम छूट जाए तो उसको हम लोग जो है फॉरेनर थोड़ी कह देंगे, और अगर ऐसा हो भी गया तो उनके पास भी ये ऑप्शन रहता है कि वो अपना फॉरेनर ट्रिब्यूनल है हमारे देश में, उसमें वो अपना केस को रख सकते हैं। ओके, अब सिटीजनशिप नॉर्म्स नोटिफाइड जो किया गया है इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे इशू किया गया है, और ये कहा गया है कि अगर जिनके पेरेंट्स यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिए है जब वो माइनर थे, बट नाउ दे वांट टू रिक्लेम देयर नेशनलिटी, ठीक है। तो यानी कि आप देखो कि ऐसा है कि जो भी पेरेंट्स है, अगर उनके बच्चे छोटे हैं, 18 साल से नीचे है, तो वो अपनी जो भी सिटीजनशिप है अगर उसको छोड़ दिए है और फिर वो चाहते हैं कि उनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिले। अब यहाँ पे देखिए सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 के तहत है, इसमें कहा गया कि हर एक माइनर चाइल्ड जो है वो अपने सिटीजनशिप को रिनाउंस कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं माने जाएंगे। साथ ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करें तो यहाँ पे 5 वेज कहा जा रहा है कि कैसे कैसे सिटीजनशिप जो है नागरिकता एक्वायर कर सकते हैं। अगर कोई इंडिया में जन्म ले लिया तो वो इंडिया का नागरिक है, डिसेंट है यानी कि उनके जो है पूर्वज अगर इंडिया के हैं तो वो भी इंडियन है, रजिस्ट्रेशन करा लो आके इंडिया में रहकर कुछ दिन तो वो भी इंडियन कहलाएंगे, नेचुरलाइजेशन है, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है, यानी कि बाहर की कोई टेरिटरी को हम लोग अपने देश में मिला लिए तो ऑब्वियस है कि बाहर के जो लोग हैं वो इंडियन ही कहलाएंगे, है कि नहीं। और इस एक्ट को यहाँ पे 1955 के एक्ट को 1986 में, 1992 में, 2005, 2019, इट मीन्स कि यहाँ पे 4 टाइम्स ये अमेंड हुआ है ये आर्टिकल।
इंडियन सिटीजनशिप अगर कोई छोड़ देता है ना, तो कोई भी सिटीजनशिप चाहे वो फुल एज का हो या कैपेसिटी का हो, वो अगर यहाँ पे सिटीजन है, नेशनल है अनदर कंट्री के, तो वो माना जाएगा कि वो उनका सिटीजनशिप गया, ठीक है। अदरवाइज और क्या है कि जैसे आप इंडियन सिटीजनशिप लॉस कर सकते हो, तो डिप्राइवेशन करना, यानी कि आप देखो कि कोई भी सिटीजन्स है उनके गवर्नमेंट के द्वारा जो है डिप्राइवेशन करना, मीन्स फ्रॉड वगैरह के मीन से टर्मिनेट कर देना। अगर कोई सिटीजन जो है गलत तरीके से दूसरे कंट्री का जो है एक्वायर कर लिया सिटीजनशिप, तो अपनी देश की जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ये अल्ट्रा वायर्स है, यानी कि अल्ट्रा वायर्स जो है पेरेंट एक्ट का, इसको इफेक्ट में नहीं दिया जाता। कई बार आप देखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसीलिए लाया जाता है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट कानून होते हैं जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में या फिर जल्दबाजी में एग्जीक्यूटिव को ये पावर दे दिया जाता है कि चलो आप भी कानून बनाओ। अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग जो है आपके पास ऐसा है प्रोविज़न जो कि आप यहाँ पे कानून बना के कुछ भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, तो ऐसा पावर दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को। लेकिन एज़ पर रूलिंग आप देखोगे तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो यहाँ पे जो पेरेंट एक्ट की जो प्रोविज़न है ना, उससे बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्ट जो है वो उसमें कुछ भी वो बना सकते हैं, ऐसा उनको प्रावधान नहीं दिया गया। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ठीक है, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में है ना कि 6 मंथ जो है वो यहाँ पे फर्स्ट बेबी में उनको पेड लीव दी जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एग्जीक्यूटिव को कुछ मतलब कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए यहाँ पे दिया जाए, तो वो यहाँ पे 6 मंथ्स को तो 12 मंथ्स नहीं ना कर सकते। तो यही चीज़ है कि जो पेरेंट एक्ट है उसकी प्रोविज़न को वो चेंज नहीं कर सकते या फिर उससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में समझ गए कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को यहाँ पे प्राइमरी लेजिस्लेशन यानी कानून बनाने का यहाँ पे पावर दे दिया जाता है। तो अगर संविधान के तहत देखें तो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो लेजिस्लेचर को ही दिया गया और एग्जीक्यूटिव पावर सिर्फ एग्जीक्यूटिव लॉज को दिया गया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम की कमी होती है, समटाइम्स जो है आपको लिमिट देखने को मिलेगा पॉलिसी मैटर्स में ही। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि डेलीगेट कर दिया जाता है, यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे डेलीगेट कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग डेलीगेटेड जो है लेजिस्लेशन कहते हैं। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस यही होता है कि हर कानून बनाने का जो प्रावधान है वो सेंटर में पार्लियामेंट के पास है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। तो भैया इनके दिमाग में इनके ऊपर इतना प्रेशर है तो उसको कम कर लेते हैं। तो ये एक होता है कि प्रेशर रिड्यूस करना। सेकेंड है कि सरकार को भी अनेबल करना कि चलो आपका भी एक शौक रहता है कानून बनाने का, तो आप कानून बना लो। इट मीन्स कि आप जो है नए कानून का इंतजार नहीं करो, आपको लगता है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं है, आप कानून बना के कंट्रोल कर सकते हो तो वही कर लो। साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड और सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन मेकिंग करना, या फिर आप देखो कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ते जा रहा है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ को देना, ठीक है, ये भी एक ज़रूरी ही बात है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पे नोटिफाई किया गया है रूल्स कि कैसे पेसा को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पेसा रूल्स जैसे भी कि आप देखो छत्तीसगढ़ ऐसा 11th स्टेट हो चुका है जिसमें कि पेसा को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा गया है। इससे पहले हमारे देश में सिर्फ 10 राज्य है जहाँ पे पेशा इम्प्लीमेंट किया गया है। आप ये 10 राज्यों का नाम देख लो और आप ये समझ रहे हो कि इन 10 राज्यों में से आप आते हो कि नहीं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, क्या आप इन 10 स्टेट से आते हो? तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर करना, जिससे मुझे याद रहेगा कि हाँ आप लोग के राज्य में जो है वो पेशा इम्प्लीमेंट हो चुका है। पेशा एक्ट समझते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पेशा जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो दिलीप सिंह बूरिया कमेटी है, इनके रिकमेंडेशन से लाया गया है 1996 में। और बेसिकली यहाँ पे ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए है कि जो ट्राइबल पीपल्स है उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको और भी शक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का कानून लाया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है जो कि नोडल मिनिस्ट्री है इस पेशा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पेशा एक्ट को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन किस एक्ट को कहा जाता है। ओके, 10 स्टेट्स तो हम लोग देख लिए और आर्टिकल भी याद रखिएगा, आर्टिकल 244(1) जिसमें कि शेड्यूल 5 के साथ यहाँ पे आपका दिया गया है कि पेशा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बारे में। अब समझते हैं कि मेजर जो पावर यहाँ पे ग्राम सभा को दिया गया है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो है कि रीसेटलमेंट करना, रिहैबिलिट करना, ठीक है। साथ ही यहाँ पे पावर है कि मैंडेटरी कंसल्ट करना जो भी लैंड एक्विजिशन हो रहा है, साथ ही कंट्रोल करना जो भी इंस्टीट्यूशन और फंक्शनरीज है ऑल सेक्टर्स में,
और साथ ही रेगुलेट करना या रेस्ट्रिक्ट करना सेल कंजप्शंस का, जो भी लिक्वर वगैरह आप देखते हो कि हमारा बिहार स्टेट तो यहाँ पे ड्राई स्टेट है, बहुत सारे स्टेट की आप देखते हो कि लिक्वर वगैरह बैन है, गुजरात वगैरह, तो उसमें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो मैनेज करना, जो माइनर वाटर बॉडीज़ है उन सबको मैनेज करने का भी अधिकार यहाँ पे ग्राम सभा को दिया गया है। अब अदर फीचर्स भी आप देख लो। कन्फॉर्मिटी विद कस्टमरी लॉ के बारे में देखें तो स्टेट लेजिस्लेशन जो है पंचायत का, तो वो कन्फॉर्मिटी है विद कस्टमरी लॉ। और साथ ही साथ आप देखो ग्राम सभा का, तो हर एक विलेज में ग्राम सभा होना चाहिए। ग्राम सभा में वैसे लोगों का नाम होना चाहिए जो कि इलेक्टोरल रोल्स में, यानी कि पंचायत में जो विलेज लेवल में है तो उसके इलेक्टोरल रोल्स में उनका नाम हो। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ग्राम सभा का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सारे डेवलपमेंट जो वर्क है उसको अप्रूव करे। साथ ही रिजर्वेशन की बात करें तो हर एक पंचायत के पास रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स का, जितना कम्युनिटी पॉपुलेशन है उस हिसाब से, यानी कि मिनिमम 50% होना चाहिए। और चेयरपर्सन और पंचायत अगर देखें तो वो सारे लेवल पे हो और ये भी आपका शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हो। तो ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी प्रोविज़न है, रिजर्वेशन वगैरह सब ध्यान रखना है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चीफ मिनिस्टर की जो डिस्क्वालिफिकेशन एज एन एमएलए फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये देखने को मिल रहा है कहाँ, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा कोई वर्ड आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होते हुए नहीं दिखेगा, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी डिफाइंड नहीं किया गया। लेकिन वही आर्टिकल 102 और 191 अगर देखें तो एक एमपी और एमएलए, यानी कि 102 में आपका एमपी है, 191 में आपका एमएलए है, उनको यहाँ पे रोका जा सकता है कि आप कोई भी ऑफिस ऐसा होल्ड मत करो जिससे आपको एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट मिल रहा है, इट मीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के तहत। फाइन, तो ये चीज़ें हुई है। अब यहाँ पे एमपी लैट्स देखते हैं, जिससे कि ऑलरेडी कंटिन्यूस 2 ईयर्स जो है यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जिनके द्वारा रूल्स को रिवाइज किया गया है, और एमपी लैट जो फंड है उसको डिपॉजिट किया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इंटरेस्ट वगैरह जो इस फंड में आपका आता है वो यहाँ पे एमपी लैट के अकाउंट में ही ऐड किया जाता है और इसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया जाता है। ये जो प्रपोज चेंजेस है इसका एम बस यही है कि इस फंड का जो है टाइमली और अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सके। फाइन, एमपी लैट की बात करें तो पहली बार 1993 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे एमपीज़ वगैरह को एनेबल किया गया कि आप कुछ डेवलपमेंट वर्क वगैरह जो है उसको एग्जीक्यूट करो। इसके तहत क्या है ना कि हर एक एमपी को 5 करोड़ मिलते हैं हर साल, और 2 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 2.5 करोड़ एक इंस्टॉलमेंट में उनको मिलता है हर साल। आप देखो एमपी को यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि एटलीस्ट 15% जो एमपी लैट फंड का है उसको यहाँ पे एससी पॉपुलेशन में, और 7.5% जो एमपी लैट का है उसको यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन में उनको यहाँ पे खर्च करना है। फंड जो ये एमपी लैट का है वो नॉन लैप्सेबल है, यानी कि लैप्स नहीं होगा। अगर ये 5 साल में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर जो है ये इनके एड ऑन होते जाएगा अकाउंट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है जिनको रिस्पॉन्सिबल है कि वो ओवरऑल कोऑर्डिनेट करे और सुपरवाइज करे काम का। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे पॉलिसी फॉर्मेशन करना है, रिलीज़ करना है फंड का। ठीक है, ये सारी बातें। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सिस्टम जो है ये डेवलप किया गया है, जिसमें सारे काम और डेटा जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी से रिलेटेड है तो उसको अवेलेबल किया जाएगा सिटीजन्स के लिए भी और मेंबर ऑफ असेंबली के लिए भी। ये बहुत अच्छी बात है। एक और हम लोग देख सकते हैं डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते हुए, तो ई विधान मीन्स रीडेजिग्नेटेड एज नेवा। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसके नोडल मिनिस्टर है, तो उसको ध्यान रखना। इससे क्या है ना कि यहाँ पे स्ट्रीमलाइनिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी, इसमें काफ़ी हेल्प होगा, और साथ ही पेपर का जो यूज़ वगैरह है डे टू डे फंक्शनिंग में वो एलिमिनेट हो पाएगा। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करना है, एबॉलिश करना है। तो रिसेंटली 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्ट बंगाल में बनाया गया। अब ये डिस्ट्रिक्ट कैसे बनते हैं या एबॉलिश होते हैं? डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वो कानून जो है असेंबली में पास करेंगे और सिंपली यहाँ पे एक ऑर्डर इशू करेंगे गस्टेड में। सेंटर जो है इसमें किसी भी तरीके का इस मैटर में कुछ नहीं कह सकते। अगर स्टेट को लगता है कि एक और डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए तो वो यहाँ पे आराम से कानून बना के कर सकते हैं। साथ ही जो परमिशन है सेंटर का, ये तो ज़रूरत होता है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर लेते हैं या फिर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करते हैं तो यहाँ पे सेंटर को ज़रूरत है कि वो अपना जो है यहाँ पे परमिशन दे। ठीक है, पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो यहाँ पे जो स्टेटस है फॉर्मर एमएलए का उसको वो वापस ले लें। ये बड़ी बात है। बिहार के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर है ना, वो यहाँ पे नॉट ओनली डिस्क्वालीफाइड सम ऑफ द स्पीकर्स
जो कि 10th शेड्यूल के अंदर है, बल्कि वो यहाँ पे स्टेटस भी उनका ले लेते हैं कि वो यहाँ पे फॉर्मर लॉ मेकर्स के द्वारा उनको ट्रीट भी किया जाए। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे आप देख सकते हो कि गलत है, ठीक है। पावर ऑफ जो स्पीकर है वो आपका 10th शेड्यूल में रखा गया है, और ये कहा गया है कि 10th शेड्यूल में जो पावर ऑफ स्पीकर है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। तो यहाँ पे की हो तो होलोहन वर्सेस जचिलू अदर्स के केस में अगर हम लोग देखें तो ये नेसेसरी है। कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में देखें तो ये जो कमेटी है ये रिसेंटली इस रिपोर्ट सबमिट किया गया है, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। इसमें क्या है आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत है ये, और साथ ही अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, जिसमें कि अगर हम लोग देखें कि इसको पार्लियामेंट के द्वारा 1971 में इस्टेब्लिश किया गया। सर्विस कंडीशन अगर हम लोग देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत ये काम करते हैं। कंपोजिशन में आप देख सकते हो कि यूनियन होम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हैं। यहाँ पे 8 राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा है। इनका काम है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का डेवलपमेंट करना, एक साथ मिलकर कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, साथ ही एक ऐसा फोरम भी प्रोवाइड करना जिससे कि इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सके। ओके, साथ ही जोनल काउंसिल के बारे में बात करते हैं। जोनल काउंसिल भी आप देखो यहाँ पे इसको भी पार्लियामेंट के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। कंपोजिशन में अगर हम लोग देखें तो चेयरमैन है। चेयरमैन कौन होंगे जोनल काउंसिल के, तो ये होम मिनिस्टर होंगे। मेंबर कौन कौन है, तो चीफ मिनिस्टर है और 2 अदर मिनिस्टर होंगे जिनको गवर्नर के द्वारा उसी स्टेट के नॉमिनेट किया जाएगा। फंक्शन यही है कि यहाँ पे कोई भी मैटर अगर कॉमन इंटरेस्ट का होता है, जैसे कि इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग, तो उसके कॉमन फील्ड कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस करेंगे। कोई भी मैटर जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड है तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात करें तो ये आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी और मध्य प्रदेश आता है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में आप देखो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और यूनियन टेरिटरी जो दमन, दीव और दादर नागर हवेली आता है। सदर्न में अगर हम लोग देखें तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी का यूनियन टेरिटरी है। नदर्न में अगर हम लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली ये सब आता है, चंडीगढ़ वगैरह। तो जोनल काउंसिल जो है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारी सेकंड जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गई। कल हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे आर्टिकल हमारी आई है 1 साल के तहत, तो उसको हम लोग यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो ये आपका एक रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें कि 1 साल के तहत जितनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पॉलिटी से रिलेटेड उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जिससे कि आपकी अपकमिंग जो प्रीलिम्स है उसमें आपको और बूस्ट मिल सके। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले होंगे एंड इट्स ऑल्सो हेल्प इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। सो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।